कल के अध्याय में हमने समांतर श्रेणी के बारे में कुछ अध्ययन किया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसकी परिभाषा की चर्चा हो चुकी थी। उस समांतर श्रेणी को आप छोटे रूप में एपी द्वारा भी नियुक्त कर रहे हैं कि वो समांतर श्रेणी होती क्या। तो उस समांतर श्रेणी के बारे में आपने कल अध्ययन किया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, किसे कहते हैं, उसका प्रथम पद क्या होता है, उसका सार्वंतर क्या होता है, उस श्रेणी का व्यापक रूप क्या था, उस श्रेणी के आगे के पद कैसे ज्ञात किए जा रहे थे। लेकिन ये प्रक्रिया जो, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि ये कोई आपके पास में श्रेणी है 3, 7, 11, 15 और यहाँ आपसे पूछा जाए कि आपको आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पे 3 पद ज्ञात करने में आपको दिक्कत नहीं आ रही, आप आसानी से उन 3 पदों को ज्ञात कर सकते थे। लेकिन मैं आपसे कहूं कि बताओ कि 50वां पद जो होगा वो क्या होगा, यानी 50वें नंबर पे जो संख्या आएगी, जैसे अभी 3, 7, 11, 15 चल रहे, उस तरह से आपको ढूंढना कि 50वें नंबर पे कौन सी संख्या है, तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला काम में लेंगे, जिसका जो अर्थ है वो है समांतर श्रेणी का nवां पद, और उस nवें पद को नोट किया जा रहा है an से, कि आपको अंतिम पद पूछा जा रहा है, उस अंतिम पद को ज्ञात करेंगे an, और उस an का जो फॉर्मूला वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। जहाँ पे इनके सबके बारे में परिचित हो चुके हैं, इस an का जो अर्थ है इसको बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद को आप nवां पद भी कर सकते हैं, nवां पद। इसी प्रकार से a है, इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो कल आपने सीखा था, इसका अर्थ था प्रथम पद। यहाँ पे जो d है उसका भी कल अर्थ हो चुका था, वो था सार्वंतर, क्रमागत तो 2 पदों के बीच में अंतर। और यहाँ पे n की बात करें तो ये है पदों की संख्या। तो सबसे पहले उस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए आपको इनके शाब्दिक अर्थ का पता होना जरूरी है कि ये an क्या होता है, a क्या होता है, d क्या होता है, n क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने यही चर्चा करें कि ये श्रेणी 3, 7, 11, 15 और यहाँ कह रहा है कि बताओ इसका 50वां पद क्या होगा, यानी वहां शब्द जो कह रहा है इसका मतलब ये है कि आपको nवां पद निकालना है। और nवां पद निकालने के लिए देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले के सब पदों का आप अध्ययन करें। an का मतलब है nवां पद जो आपको ज्ञात करना है, इसका अर्थ हुआ कि an का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। इसी प्रकार से a का जो अर्थ था वो था प्रथम पद। तो इस श्रेणी को अध्ययन किया, एक समांतर श्रेणी, तो ये पहला जो पद है इसको प्रथम पद कहा जा रहा था, जिसको a से नोट कर रहे थे, इसलिए a का जो मान है वो आपको मिल चुका था। इसी प्रकार d का मान निकालें, और उस स्थिति में आपने d का जो है वो सार्वंतर का ज्ञात करना सीख लिया था। उस सार्वंतर को ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, तो 7 माइनस 3 बराबर 4। हर पद में से घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये यदि आपको जांच करनी है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसके लिए तो जितने भी पद आपको दिए होते हैं उनमें सब पदों का अंतर ज्ञात करते हैं और फिर देखते हैं कि वो अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उस स्थिति में दिए गए पदों को सबको क्रमागत पदों को घटाना पड़ेगा। लेकिन आपको ऑलरेडी कहा जा रहा है, पहले से कहा जा रहा है कि एपी है, समांतर श्रेणी है, तो उस स्थिति में किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात कर लेंगे, और वो 2 क्रमागत पदों का अंतर होगा वही सार्वंतर कहलाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि 50 पदों तक n 50वां पद, तो n का जो मान है वो कितना हो गया 50। अब इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे, और उस स्थिति में आपको मिल जाएगा कि 50वां पद जो होगा वो समांतर श्रेणी का क्या होगा। जैसे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। यहाँ पे n का जो मान है वो 50 रखें, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को आपको सीखना जरूरी है। यहाँ पे कहा जा रहा है a50, इस a50 का अर्थ हुआ कि 50वां पद, और उस 50वें पद को नोट किया, जैसे समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की बातें करी थी, उसमें इस a50 का अर्थ होता है a प्लस 49d। ध्यान रखिए इस बात का विशेष, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि a30 क्या है, तो इस a30 का अर्थ हो गया 30वां पद, और वो 30वां जो पद है उसका अर्थ हो गया a प्लस 29d। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि 50वां पद आपको ज्ञात करना। अब इनकी वैल्यू पुटअप करें, मान रखे जाए, तो जैसे देखिए a का जो मान है वो आपके पास में 3 प्लस n माइनस 1, n का मान है आपके पास में 50
-1 इंटू डी का जो मान है आपके पास में 4। इसको हल कर लीजिए। 3 प्लस, पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, 49 गुना 4 बराबर 3 प्लस 196, और इस प्रकार जो मान आ रहा वो आ गया 199। यानी कहने का अर्थ हो गया कि यदि आप इस श्रेणी में 3, 7, 11, 15 इस तरह से चलते रहेंगे तो 50वें नंबर पे जो संख्या आएगी वो संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 199 होगी। इस प्रकार आप किसी भी समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद कह रहा, जो आपसे पद पूछा जा रहा है, उसको आसानी से आप इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में 4 मान उपलब्ध हो रहे हैं। एक an का मान जिसको अंतिम पद कहा था, a का मान कहा था, n का मान कहा था, d का मान कहा। यहाँ पे आपके पास में 4 जो है वो अज्ञात पद है। उन 4 में से कोई भी 3 पद होने पर आप आसानी से चौथा पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे भी इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ा जाए कि ये कोई श्रेणी है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि इसका कौन सा पद जो है, इसी क्वेश्चन उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जिसकी जो कथन है वो मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, चेंज कर देता हूँ कि 3, 7, 11, 15 कोई श्रेणी है और अभी कह रहा है कि इसका कौन सा पद जो, कौन सा पद है, वो कह रहा है कि 199। तो यहाँ पे देखिए आपसे जो बात पूछी जा रही है उसको देखिए, कह रहा है आपसे कौन सा पद, इसका मतलब आपसे पद पूछे गए और पद का अर्थ था कि n का मान। तो यहाँ पे उस श्रेणी का प्रयोग करें तो यहाँ पे देखिए आपके पास में 199 जो आ रहा है वो अंतिम पद है कि चलते चलते श्रेणी में फिर कह रहा है कि अंत में 199 आना चाहिए, तो वो an का मान है, यानी अंतिम पद 199। और इस समांतर श्रेणी का प्रयोग करते हुए a का मान ज्ञात कर लेंगे 3, इसी प्रकार d का मान ज्ञात कर लेंगे 7 - 3। यहाँ पे देखिए आपको an ज्ञात, an दिया हुआ, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे आपके पास में समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल भी आएगा जिसको Sn से नोट करेंगे। तो हो सकता है कि आपको कहीं an की बातें कर रहा हो सकता है कहीं Sn की बातें कर, तो इसको साधारण तौर पे याद रखने का तरीका ये है कि यदि आपको an की वैल्यू दी हुई, an का मान दिया हुआ है, तो an का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, उसका प्रयोग कर लेंगे। जैसे अभी यहाँ पे an की प्रक्रिया दे रखी है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का जो मान वो रख लें 199 बराबर a का जो मान है 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पद, तो आपको पद पूछे गए तो यहाँ पे n का मान पूछा गया इसलिए n की कोई वैल्यू नहीं आपके पास में, इंटू डी, और डी का मान आपके पास में कितना आ रहा है। इसको हल करने के लिए आपने समीकरणों का अध्ययन कर लिया, समीकरण कैसे हल करें, तो हो सकता है उसको हल करने के लिए आप यहाँ पे इस ब्रैकेट को हटा लें, 3 प्लस n को 4 से गुणा करेंगे 4n माइनस 1 को 4 से गुणा करेंगे -4। यहाँ पे n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो यहाँ पे 3 - 4 इसको हल करते हुए पक्षांतर कर लें तो 199 प्लस 1 बराबर 4। समझ गए होंगे 1 कैसे है, यहाँ पे 3 प्लस माइनस के 4 माइनस का 1 बचा, जिसको पक्ष घटाने पर उस 1 का पक्षांतर इधर करें तो +1, जिसको लिखा जा सकता है 4n बराबर 200, n बराबर 200/4, 200 में 4 का भाग देने पे 50 बार। इसका अर्थ हुआ कि इस श्रेणी का जो 50वां पद होगा, जैसे अभी उसी एग्जाम्पल को दोहराया गया था, तो यहाँ पे उस श्रेणी का 50वां पद जो होगा वो 199 होगा। इस प्रकार आपको यहाँ पे उन 4 मानों में से, यानी कहने का अर्थ हुआ कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी है, इसमें से आपके पास में कोई भी 3 मान है ज्ञात है तो आप चौथे मान को, चाहे वो प्रथम पद हो, चाहे वो सारवंतर हो, चाहे पदों की संख्या हो, चाहे अंतिम पद हो, आप किसी को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का अध्ययन किया था। अब यहाँ पे कुछ समांतर श्रेणियों के अज्ञात पद आपको दे दिए गए और उन अज्ञात पदों के साथ सारे आपको पहले उस समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सारवंतर को ढूंढना है। उसके बाद में जो आपसे जवाब मांगा जाए उसको आपको हल करना है। जैसे मान लीजिए कल्पना करें कि किसी समांतर श्रेणी है, उसका मान लें कि आपके पास में 17वां पद जो है, कल्पना करें कि 17वां पद है वो मान लीजिए आपके पास में 19। इसी प्रकार से आपको कहा जाए कि 19वां पद जो है वो मान लेंगे आपके पास में 23। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि उस 17वें पद का अर्थ क्या था, तो 17वां पद जो है, 17वां पद
तो उस 17वें पद का अर्थ था a 17, और जिसको 17वें पद को नोट करेंगे a प्लस 16 भी। जैसे अभी यहाँ पे बताया गया था आपको कि जैसे a 50 है, उस a 50 का अर्थ था 50वां पद, और 50वां पद जो था वो क्या था a प्लस 49 भी। शायद समझ में होगा इस बात को। जैसे आपसे यूं कहा जाए कि बताओ कि a 101 क्या है, तो इसका मतलब 101 हुआ पद, तो इसका अर्थ हुआ a प्लस 16, जिसको साधारण तौर पे सीखने के लिए ये होता है कि यहाँ पे आपके पास में क्यों आता है वो, ये इसका कारण ये है n-1 इंटू डी आ रहा है, तो यहाँ पे 101 में से 1 घटाते तो 100 भी बचे। इसलिए याद रखने का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे उसमें से 1 कम कर दो, डी का मान आ जाएगा। जैसे आपसे ये पूछेगी बताओ कि a 31 क्या है, यानी 31वां पद क्या है, इसका मतलब हो गया a प्लस 30। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ 17वां पद क्या है, तो इसका अर्थ हो गया a प्लस 16d, जिसका जो मान है वो 19 है। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हुए, इसी प्रकार 19वां पद कह रहा 23। अब सीख गए हो इस बात को कि 19वां पद जो है वो क्या होगा, और 19वां पद वो हो गया a प्लस 18d, और वो कह रहा है 23। समीकरण नंबर 2, या ये जो दो समीकरण बने आपके पास में। अब रही बात इस a और d की, तो आप इनके बारे में पहले कल्पना कर सकते हो कि समांतर श्रेणी जो है उसका प्रथम पद जो है AP का जो प्रथम पद है, ताकि आपके सामने प्रॉब्लम नहीं है, उसके श्रेणी AP का प्रथम पद जो है उसको A मान लेते हैं, सारों अंतर जो है उसको D मान लेते हैं। क्योंकि आप दो चर वाले समीकरण बनाना सीख चुके, इसलिए आपके सामने प्रॉब्लम्स नहीं है। तो यहाँ पे उस श्रेणी का 17वां जो पद था वो a प्लस 16d, जहाँ पे a प्रथम पद b सारों अंतर। इसी प्रकार से 19वां पद कह रहा है वो a प्लस 18d 23 कह रहा है। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे कि विलोपन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा या वज्र गुणन विधि द्वारा हल कर लेंगे, जिसका आपने दो चर वाले रैखिक समीकरणों को बीजगणितीय विधियों से हल करते समय अध्ययन किया था। वही यदि मैं इनको विलोपन विधि से हल करूं, यानी विलोपन विधि का प्रयोग करें, तो उस विलोपन विधि से हल करें तो देखिए यहाँ पे बातें होती है उस समय कि a के गुणांक वो बराबर है, लेकिन दोनों धनात्मक चिन्ह है, इसलिए इसको आपकी प्रक्रिया जो भी वो इसके चिन्ह बदलने पड़ेंगे, और जिसका अर्थ होता है कि समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर। और यहाँ पे घटाने का अर्थ हुआ इनके चिन्ह बदलते हैं, तो देखिए यहाँ पे इनके चिन्ह बदले जाए, a प्लस 16d बराबर 19, a प्लस 18d बराबर 23। यहाँ पे इनको घटाया जाए तो ये धनात्मक चिन्ह आ रहे थे, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह हो चुके, और यहाँ पे हल करेंगे तो -2d बराबर -4। यहाँ पे हल करें तो d बराबर -4 बटे -2, जिसका हल हो गया। तो क्या किया था फिर आपने उस विलोपन विधि द्वारा हल करते समय, आपके पास में d का जो मान मिला आपको 2, उस मान को आप समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखते हुए आपने a का मान ज्ञात कर लिया हो। तो यहाँ पे देखिए मैं समीकरण नंबर 1 में इस मान को रखूं, तो समीकरण नंबर 1 में उस मान को रखने पर आपको जो मान प्राप्त हो रहा है वो आपको a का मान प्राप्त होगा। तो ये जो d बराबर 2 मिला है उसको समीकरण नंबर 1 में रख ले, 2 में रखी, 1 में रखने पर आपको जो मान प्राप्त हुआ a प्लस 16 गुणा 2 बराबर 19, a प्लस 32 बराबर 19, 32 का पक्षांतरण करें a बराबर 19 माइनस 32, जिसका अर्थ हो गया माइनस लिखते। इस प्रकार यहाँ पे उन दोनों समीकरणों को हल करते हुए आपने क्या किया कि a और b के मान प्राप्त कर लिए, कि उसका समांतर श्रेणी का प्रथम पद वो माइनस दे रहा होगा और सारों अंतर है वो 2 होगा। अब इसके बाद में आपसे कोई भी पद पूछा जाए, जो जैसे पहले आप अध्ययन कर चुके हैं, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इस श्रेणी का जो है वो 40वां पद क्या होगा, तो आप आसानी से उस 40वें पद को निकाल सकते हो। और 40वां पद जो होगा, जैसे अभी आप पढ़ चुके हो, वो हो गया a प्लस 39d। यहाँ पे इस a और d के मान जो आपके पास हैं उनको रखते हुए आप हल कर लें। जैसे a का मान -13 कह रहा है, प्लस 39 गुणा d का मान 2 कह रहा है, -13 प्लस 39 को 2 से गुणा करें 78, और इस प्रकार जो मान आपके पास में आ रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो अज्ञात समांतर श्रेणी थी, पता ही नहीं उसका 17वां पद क्या था, प्रथम पद क्या था, सारों अंतर क्या था, लेकिन आपको इतना ज्ञात है कि 17वां पद इतना है, उसका 19वां पद क्या है। इन दोनों समीकरणों को हल करते हुए पहले आप क्या करेंगे, a और b के मान ज्ञात करें।
ए और डी के मान ज्ञात होने के बाद में आपसे किसी भी पद के बारे में पूछा जाए, उस पद को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये रही बात उस समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स कि आपके पास में उस समांतर श्रेणी का पता नहीं प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है, फिर भी आप उन पदों को ज्ञात करते हुए यानी प्रथम पद और सार्वंतर को ज्ञात करते हुए आप आसानी से उस श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी बात की थी आपने कि कौन सा पद 199, इस तरह से उस प्रक्रिया को बढ़ाया जाए और आपसे ये कहा जाए कि दो अंकों की संख्या दो अंकों की संख्याओं के बारे में तो आप परिचित, जो संख्याएं 10 से लेकर के 99 तक हैं वो सारी की सारी सभी संख्याएं वो दो अंकों की संख्या है। और इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ 5 से विभाजित होने वाली संख्या वो कितनी होंगी। तो सबसे पहले क्या है कि आपको इस श्रेणी में 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं को पहले ढूंढना कि वो कौन कौन सी संख्या होंगी जो 5 से विभाजित होंगी। तो यहाँ से देखिए यदि मैं 5 से विभाजित की बातें करूं तो 10 जो है उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 5 से विभाजित होने की बात करें तो निश्चित रूप से जरूरी है कि अगली संख्या जो होगी वो उससे 5 अधिक होगी, तो अगला जो मान है वो 15, इस प्रकार 20, इस प्रकार चलते चलते देखें हम तो 99 जो है इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा है और यहाँ से फिर उन संख्याओं को वापस ढूंढना शुरू करें तो वो संख्या जो होगी 5 से विभाजित होने वाली वो 95 होगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने अब ये कह रहा कि कितनी संख्या है, उस कितनी संख्याओं का मतलब ही यही है कि कितने पद, कौन सा पद, तो यहाँ पे आपको उस पद को ढूंढना है और उस पद का अर्थ हो गया कि आपको n का मान ज्ञात करना। तो यहाँ देखिए a का जो मान है वो 10 है, d का जो मान है वो 15 माइनस 10 यानी 5 है। ये जो 95 जो है वो कहलाएगा अंतिम पद जिसका अर्थ हो गया an का मान। यहाँ पे आपको पदों की संख्या निकालनी है, संख्या निकालने की कितनी संख्या है तो यहाँ देखिए आपके पास अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई कि an का मान दिया हुआ तो an का जो फॉर्मूला था उसका प्रयोग कर लेंगे, उसका यूज कर लेंगे और an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। an का जो मान है वो आपके पास में 95, a का जो मान है वो आपके पास में 10 है, n का पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है और b का जो मान है वो 5। इसको हल करने के लिए दूसरा तरीका भी है, जो जैसे मैं इस 10 का पहले पक्षांतर कर लूं तो 95 माइनस 10 पक्षांतर करने पर n माइनस 1 गुना 5, 95 से 10 घट रहे हैं 85। यहाँ पे देखिए 5 है वो गुणांक में इसलिए चला जाएगा भाग में, आप समीकरण को हल करने का अध्ययन कर चुके हैं। 85 में 5 का भाग दें तो उस स्थिति में मान आ रहा 17, इसलिए n माइनस 1 बराबर 17, n बराबर 17 प्लस 1 यानी 18। इस प्रकार 5 से 2 अंकों वाली जो संख्या है वो 5 से विभाजित हो रही, तो कितनी संख्या होंगी तो वो 5 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो कितनी होंगी, सॉरी एक संख्या 2 अंकों वाली संख्या, 5 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्या जो है वो 5 से विभाजित होने वाली जो संख्या है। यदि आपसे ये कहे कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या तो उस स्थिति में आपके पास में वो संख्या है वो अपरिमित रूप से होती, लेकिन यहाँ पे उस शब्द के साथ में आपको कह दिया गया कि 2 अंकों वाली संख्या, इसलिए आपके पास में 2 अंकों की जो संख्या है वो 5 से विभाजित हो रही, वो कितनी संख्या होंगी 18। इस प्रकार आप उस समांतर श्रेणी का प्रयोग करते हुए आप उनमें से किसी पद को या अंतिम पद को या प्रथम पद को या सार्वंतर को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में यही श्रेणी होती और वहां पे आपसे पूछा जाए कि पहले अभी आपने थोड़ी देर पहले समीकरण हल किए थे उसमें आपको समांतर श्रेणी का निर्धारण करना पूछ ले, तो समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की बातें कल हो चुकी थी, a प्लस b a प्लस 2b a प्लस 3b। इस प्रकार a और d के जो मान आपको मिले थे वहां पे इन a और d के मानों को रखते हुए आप यदि उसको हल करेंगे तो आपको समांतर श्रेणी का रूप मिल जाएगा, जिसके बारे में आपसे पूछा गया कि वो समांतर श्रेणी क्या हो सकती है। इस प्रकार आज आपने इस अध्याय में किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करना, पदों की संख्या ज्ञात करना, उनका अध्ययन किया, जिससे संबंधित प्रॉब्लम्स जो आपको दी जाए उनको हल करें।